नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हो अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। अगर अभी तक आप सभी ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कर दो। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। नील जाओ, दाई माँ को बुला लाओ, बहू के प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है, विमला देवी ने अपने बेटे से कहा। विमला देवी अपने बेटे व बहू हीरा के साथ एक गांव में रहती थी। बेटा और बहू दोनों ही पढ़े लिखे थे, लेकिन विमला अब भी उन्हीं पुरानी विचारधाराओं से जुड़ी हुई थी। क्या माँ, हमें हीरा को लेकर हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा? नील ने अपनी माँ के सामने अपनी चिंता व्यक्त की। अरे पहले क्या सब हॉस्पिटल जाते थे? दाई ही प्रसव करवाती थी। वैसे भी हॉस्पिटल वाले पैसे कमाने के लिए यही बोलेंगे कि बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा और दाई माँ नॉर्मल तरीके से प्रसव करवा देगी। तू बातों में वक्त जाया मत कर, जा जल्दी से बुला ला घूमी दादी को। नील को पता था कि वह अपनी माँ से नहीं जीत पाएगा और बहस में समय बर्बाद किया तो हीरा और उसके बच्चे दोनों की ही जिंदगी को खतरा हो सकता है। ऐसे में घूमी दादी को बुला लाने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। नील बाइक पर सवार हो घूमी दादी को लेने चला गया। घूमी दादी को जब नील अपने साथ लेकर लौटा तो उन्हें हीरा की दर्द से भरी चीखें सुनाई दी। अचानक से मौसम में बदलाव होने लगा और हल्की आंधी चलने लगी। नील को याद आया कि आज मौसम विभाग ने तूफान की चेतावनी दी थी। उन सब के बारे में सोचना छोड़ नील घूमी दादी को हीरा के पास ले गया। घूमी दादी की उम्र लगभग 90 साल होगी। चेहरे की त्वचा झुर्रियों से भरी हुई थी और बाल बिल्कुल सफेद रंग के थे। उन्हें देखकर ही पता चल जाता था कि वह बहुत समझदार औरत है। हीरा दर्द से कराहे जा रही थी और उसकी सास उसे हौसला रखने के लिए कह रही थी। घूमी दादी ने कमरे में पहुंच किवाड़ बंद कर दिया और उनके किवाड़ बंद करते ही तेज तूफान फुंकारे मारते आ गया। उस काले तूफान ने दिन में ही रात के समान अंधेरा कर दिया था और उसके वेग से बाहर पड़ी वस्तुएं गिरने लगी और कुछ हल्की वस्तुओं को अपने साथ उड़ा कर ले गया। बाहर खड़ी नील की बाइक भी धम की आवाज से गिर गई। तूफान से भी अगर कुछ ज्यादा तेज था तो वो थी हीरा की चीखें। घूमी दादी ने हीरा को जांच परख के विमला की ओर चिंतित नजरों से देखा। विमला, यूं लागे कि गर्भनाल बच्चे की गर्दन से लिपट गई है। जितनी जल्दी हो अपनी बहू ने अस्पताल ले जा। दाई माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? सवाल जवाब ना कर, जल्दी नील ने बोल के बहू ने अस्पताल ले जाने का इंतजाम करे। दाई माँ की आवाज में आतुरता थी, जिसे सुन विमला भाप गई थी कि मामला गंभीर हो गया है। उसने नील को दाई माँ की बात बताई और नील ने जल्दी से एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन तूफान के चलते एम्बुलेंस को आने में 1 घंटे से अधिक का वक्त लगने वाला था। नील भागकर अपने पड़ोसियों की गाड़ी ले आया और किसी तरह हीरा को गाड़ी में बैठाकर वो हॉस्पिटल की ओर चल दिया। तूफान के कारण गाड़ी चलाना कठिन हो गया था और हीरा की चीखें भी अब बढ़ने लगी थी। किसी तरह वो शहर के करीब पहुंचे थे कि हीरा की चीखें आना बंद हो गई। दाई माँ और विमला ने उसे बुलाने की कोशिश की कि लेकिन वह गतिहीन सी पड़ी रही। नील को इस बात का आभास नहीं हुआ और वो गाड़ी चलाने में व्यस्त था। हॉस्पिटल पहुंचकर हीरा को स्ट्रेचर पर अंदर ले जाया गया। सबको पता चल रहा था कि हीरा अब जिंदा नहीं है, लेकिन सब बिना कुछ कहे अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। डॉक्टर ने ही जांचने के बाद यह खबर सबको सुनाई, जिसका पता सबको था, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। नील वहीं धराशायी होकर गिर पड़ा। उसने अपनी पत्नी और बच्चे को एक साथ खो दिया था। उसकी माँ ने उसके करीब आ उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी माँ को खुद से दूर कर दिया। तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है ये सब। तू जीत गई माँ और मैं अपनी पत्नी और बच्चा दोनों हार गया, कहता हुआ नील वहां से चला गया। हीरा और उसके बच्चे के अंतिम संस्कार को 5 दिन गुजर गए थे। नील और उसकी माँ दोनों ही सदमे में थे। नील अपनी माँ से ढंग से बात नहीं करता था और विमला भी अपने आप को कोसती रहती। विमला देवी की पड़ोसी शांति देवी और उनका परिवार नील की शादी के 6 महीने बाद विदेश चले गए थे।
विमला देवी के परिवार के साथ उनके अच्छे संबंध थे। शांति देवी को पोता हुआ था और इसी की बधाई लेकर वो गांव लौटी थी। हाथ में बर्फी का डिब्बा लिए वो विमला के घर की ओर चल दी। उनके घर के मुख्य द्वार में प्रवेश किया ही था कि सामने से एक औरत बाहर की ओर आ रही थी। उस औरत ने आगे बढ़कर शांति देवी के पैर छुए तो शांति देवी ने भी उसे आशीर्वाद दे दिया। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ ताई जी, पोते की बहुत बहुत बधाई। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। कहते हुए वो औरत दरवाजे से बाहर निकल गई। इतने में शांति देवी का माथा ठनका कि उसे पोता होने की बात तो गांव में किसी को नहीं पता, तो फिर इसे कैसे पता चली। इतने में घर के अंदर से विमला निकल आई और शांति को सामने खड़ा देख हैरान हो गई। जल्दी से आगे बढ़ दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लग गई और ना चाहते हुए भी विमला के आंसू निकल पड़े। शांति देवी विमला को ऐसे देख कारण पूछने लगी। 5 दिन पहले मेरी बहू की प्रसव के दौरान मौत हो गई। बोलते हुए विमला बिलक बिलक कर रोने लगी, लेकिन उसकी बात सुन शांति देवी के होश उड़ गए। हाथ से बर्फी का डिब्बा जमीन पर गिर पड़ा। ये तुम क्या बोल रही हो विमला? अभी अभी तो तेरी बहू मिली मुझसे, मुझे पोते की बधाई भी दी। शांति की बात सुनकर अब विमला भी हैरान रह गई। ये कैसा बेहुदा मजाक है शांति? नहीं विमला, मैं सच कह रही हूँ। उसने मेरे पैर भी छुए और फिर वो दरवाजे से बाहर की ओर चल दी। शांति देवी दरवाजे की ओर देखते हुए बीच में रुक जाती हैं, क्योंकि उसकी नजर जमीन पर बने लाल पैरों के निशान पर पड़ती है जो कि अंदर की ओर आ रहे थे। विमला की नजर भी उन निशानों पर पड़ती है और उसकी काटो तो खून नहीं वाली हालत हो जाती है। दोनों सहेलियां एक दूसरे की ओर फटी आंखों से देखने लगती हैं। दोनों ही गांव में पली बड़ी थी और उन्हें इन सब का मतलब समझने में समय नहीं लगा। शाम को शांति के साथ विमला एक बाबा से मिलने गई, लेकिन बाबा किसी यात्रा पर गए हुए थे और उनसे उनका मिलना ना हो पाया। लौटते हुए उन्हें अंधेरा हो गया था। विमला जल्दी जल्दी घर आई और खाने की तैयारी करने लगी। नील उससे ढंग से बात भी नहीं करता था, लेकिन जब वो खाना देती थी तो चुपचाप खा लेता था। विमला खाने की थाली लेकर नील के कमरे की ओर बढ़ी तो दरवाजे पर ही रुक गई। अंदर नील किसी से बातें कर रहा था। विमला कुछ देर खड़ी उसकी बातें सुनने की कोशिश करती रही, लेकिन उसे कुछ भी सही से सुनाई नहीं दे रहा था। तभी विमला की नजर कमरे के बाहर बने पैरों के निशान पर गई। वो निशान कमरे से बाहर जा रहे थे। विमला के हाथ से थाली छूटकर गिर जाती है और दरवाजे से 2 कदम पीछे हट जाती है। तभी अचानक से नील दरवाजा खोलता है और गुस्से से भरी आंखों से अपनी माँ की ओर देखता है। क्यों बुढ़िया, छुप छुप कर अपने बहू और बेटे की बातें सुन रही थी? नील की आवाज सुनकर विमला के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि नील की आवाज के साथ ही उसे एक औरत की भी आवाज आ रही थी। मैं मेरे नील को लेने आई हूँ और फिर देखते हैं कैसे तू हमारी बातें सुनती है। उसे ऐसा बोलते देख विमला समझ जाती है कि नील के शरीर पर हीरा ने कब्जा कर लिया है। नहीं, ऐसा मत करना बहू, छोड़ दो उसे। विमला डरी सहमी सी हीरा से निवेदन करती है। बड़ी परवाह है अपने बेटी की। मुझे तो उन्हें चंद रुपए बचाने के लिए मार दिया, उसका क्या? मुझे तो मारा ही और मेरे बच्चे को भी मार दिया। नील विमला की तरफ बढ़ने लगता है और विमला पीछे हटने लगती है। पीछे हटते हुए वो घर में बने मंदिर के पास पहुंच जाती है। विमला जल्दी से मंदिर में से गंगा जल उठाकर नील पर छिड़क देती है और ऐसा करते ही नील के अंदर से एक काला धुआं बाहर निकलता है और नील वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। वो काला धुआं घर के दरवाजे के पास जाकर हीरा का रूप ले लेती है। ज्यादा दिन तक तू मेरे नील को मुझसे दूर नहीं रख पाएगी। इस अमावस्या को मैं मेरे नील को अपने साथ ले जाऊंगी। कहते हुए हीरा जोर जोर से हंसने लगती है और बाहर की ओर चल पड़ती है। विमला उसके पैरों की तरफ देखती है, जो कि अंदर की ओर आते हुए प्रतीत हो रहे थे। थोड़ी दूर जाकर हीरा गायब हो जाती है। वो भागकर नील को संभालती है। घूमी दादी रात के 11 बजे किसी का प्रसव करवाकर लौट रही थी। उनका पोता उन्हें लेने के लिए समय पर नहीं पहुंच पाया था, इसलिए वो अकेले ही घर की ओर चल पड़ी थी। अंधेरी गली में वे फुर्ती से आगे बढ़ रही थी, उतनी ही फुर्ती से जितनी फुर्ती से एक 90 साल की बुढ़ी औरत चल सकती है। कहाँ जा रही हो दादी? पीछे से किसी ने उससे सवाल किया। दादी ठिठक कर वहीं खड़ी हो जाती हैं। दादी समझदार तो थी ही, इसलिए उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि इतनी रात को सुनसान गली में पीछे से किसी औरत का उन्हें यूं पुकारना सामान्य नहीं है। दाल में कुछ तो काला है, फिर क्या था?
दादी तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी और उनके साथ साथ पायल की छन छन भी। दादी बुरी तरह हाफ रही थी और अपने घर के लगभग करीब पहुंचकर उनकी टांगों ने जवाब दे दिया और वे वहीं पर गिर गई। जमीन पर पड़े हुए जब उन्होंने हल्की सी नजरें ऊपर की तो किसी औरत के पैर नजर आए जो उसकी तरफ पीट कर खड़ी थी। घूमी दादी को लगा कि वो उनकी बहू होंगी। उन्होंने जल्दी से ऊपर की तरफ देखा तो उनकी आंखें फट गई। उस औरत का चेहरा उन्हीं की तरफ था। उन्होंने वापस उसके पैर देखे जो अब भी उल्टे थे। फिर वापस ऊपर उस औरत के चेहरे को देखा जिसने अपने चेहरे पर घूंघट कर रखा था। कौन हो तुम? जमीन पर पड़े पड़े घूमी दादी ने कांपती जुबान से पूछा। अचानक से तेज हवा चलने लगी और उस औरत का घूंघट उड़ने लगा। घूमी दादी उसे देखकर दंग रह गई। अपने बड़े बुजुर्गों से किंवदंतियों में वो जिसके बारे में बचपन से सुनती आई थी, आज वो चुड़ैल साक्षात उनके सामने खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल हवा में लहरा रहे थे, सफेद आंखें, रक्त के समान लाल होठ, बड़े नाखून और उल्टे पैर। ठीक ऐसा ही चित्रण उसने सुना था उन कहानियों में। तेरी वजह से मुझे मरना पड़ा, अपनी कठोर आवाज में हीरा कहती है। घूमी दादी अपने घर के दरवाजे की तरफ देखती है जो उनसे कुछ ही दूरी पर है। वे मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश भी करती हैं लेकिन उनकी आवाज नहीं निकलती। उल्टे पैरों से चलते हुए वो चुड़ैल उनके और करीब आ जाती है। अगर तू ना होती तो मुझे मरना नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो मर गई तो तू कैसे जी सकती है? उस चुड़ैल ने अपने नाखून घूमी दादी की ओर बढ़ाए ही थे कि उनके घर का दरवाजा खुल जाता है। दादी और हीरा दोनों दरवाजे की ओर देखते हैं जिसमें से उनका पोता बाहर निकल कर आता है और उन्हें यूं जमीन पर पड़ा देख दौड़कर उनको उठाने आता है। दादी मुड़कर देखती हैं तो वहां कोई चुड़ैल नहीं थी। घूमी दादी उस चुड़ैल का शिकार बनने से बाल बाल बच गई थी। सुबह विमला अपने घर में बैठी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि घूमी दादी आ पहुंची। ऐसे घूमी दादी को अचानक से आया देख विमला असमंजस में पड़ जाती हैं। विमला, विमला! दरवाजे से ही विमला का नाम पुकारते हुए घूमी दादी उसके पास आ बैठती हैं। क्या हुआ दाई माँ, आप परेशान लग रही हैं? विमला ने दाई माँ को पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा, जिसे वे एक सांस में गटक गई। तू मानेगी ना विमला, पर तेरी बहू वापस आ गई है और वो भी चुड़ैल बनके। घूमी दादी ने झिझकते हुए अपनी बात खत्म की। उनकी बात सुन विमला सोच में पड़ जाती है कि यह बात इन्हें कैसे पता चली। देखो विमला, मैं झूठ नहीं बोल रही। कल रात उसने मुझे मारने की कोशिश भी करी, पर ठाकुर जी की कृपा से मैं बच गई। कुछ तो बोल विमला। विमला की ओर से कोई प्रतिक्रिया ना देख घूमी दादी कहती हैं, वो नील को लेने आई है। हे भगवान! विमला की बात सुन अनायास ही उनके मुंह से निकल जाता है, विमला हमें जल्दी बाबा के पास जाना चाहिए। हम गए थे दाई माँ, लेकिन बाबा यात्रा पर गए हुए हैं। विमला की बात सुन घूमी दादी किसी सोच में डूब जाती हैं और फिर खड़ी होते हुए कहती हैं, तू मेरे साथ चल विमला। घूमी दादी विमला को लेकर 3 गांव दूर रहने वाले एक पंडित जी के पास जाते हैं और अपनी समस्या उन्हें बताते हैं। देखिए, मैं एक पंडित हूँ, तांत्रिक नहीं। मैं आपको उस चुड़ैल से रक्षा का उपाय बता सकता हूँ, उससे छुटकारा नहीं दिला सकता। पंडित जी, आप उस चुड़ैल से मेरे बेटे को बचाने के लिए उपाय बता दो। एक बार बाबा अपनी यात्रा से लौट आए तो उससे भी मुक्ति पा लेंगे। घूमी दादी की बात सुन पंडित जी उन्हें अभिमंत्रित धागा देते हैं और उन्हें वह धागा नील के हाथ पर बांधने के साथ साथ स्वयं के हाथ पर भी बांधने के लिए कहते हैं। विमला घर पर आती है तो नील अपने बिस्तर पर सो रहा था और उसकी पीठ विमला की ओर थी। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो और मुझसे बात नहीं करना चाहते। कोई बात नहीं, लेकिन बस मुझे तुम्हारी कलाई पर यह धागा बांध लेने दो। तो कुछ भी कर ले बुढ़िया, मैं मेरे नील को लेकर जाऊंगी। नील उसी दोहरी आवाज में जवाब देता है। विमला घबरा कर नील के पैरों की ओर देखती है जो उल्टे थे। विमला जल्दी से बाहर आकर दरवाजा बंद कर देती है। अंदर से जोरदार अट्ठास की ध्वनि आने लगती है। विमला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। 2 दिन बाद अमावस्या है और बाबा के लौटने का भी कुछ निश्चित नहीं है। बस कैसे भी कर वो नील को ये अभिमंत्रित धागा बांधे तो उसकी रक्षा की जा सकती है। विमला ऐसी सोच में थी कि जोरदार आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुल जाता है और उसमें से हीरा बाहर निकलती है। कमरे में नील बेहोश पड़ा था।
हीरा विमला को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति से टकराकर अपने कदम पीछे खींच लेती है। हीरा फिर से कोशिश करती है और फिर वही परिणाम रहता है। हीरा क्रोध में चिल्लाने लगती है और उसकी चीख चारों तरफ गूंजने लगती है। ज्यादा दिन नहीं बच पाएगी तू मुझसे, पहले तुझे मारूंगी और फिर नील को लेकर जाऊंगी, हीरा जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है और फिर गायब हो जाती है। विमला नील की बेहोशी का फायदा उठाते हुए उसकी कलाई पर अभिमंत्रित धागा बांध देती है और उम्मीद करती है कि नील का इस पर ध्यान ना जाए। 2 दिन तक हीरा कोशिशें करती रहती है, लेकिन सभी ने अभिमंत्रित धागे पहन रखे थे, इसीलिए वो किसी के भी नजदीक नहीं जा पाती। फिर आती है अमावस्या की रात। बाबा अब तक यात्रा से नहीं लौटे थे और विमला बार बार यही प्रार्थना कर रही थी कि आज वो अभिमंत्रित धागा उसके बेटे को बचा ले। रात के 10 बजे अचानक से आंधी तूफान चलने लगती है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हीरा की मौत के दिन चला था। घर का मुख्य प्रवेश दरवाजा टकराकर आवाजें करने लगता है, जिसे बंद करने के लिए नील बाहर आता है। नील जब दरवाजा बंद करके मुड़ता है तो सामने हीरा खड़ी थी। अंधेरे में नील को कुछ ढंग से दिखाई नहीं देता है। उसे लगता है कि उसके सामने उसकी माँ खड़ी है। इससे पहले कि वो कुछ कहे, उसे उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है, नील हट जाओ वहां से। नील आवाज की दिशा में देखता है, उसकी माँ अपने कमरे के पास खड़ी थी। तो फिर ये कौन है? नील ने इतना सोचा ही था कि वो औरत उसके पास आ जाती है और सामने अपनी पत्नी को खड़े देख नील सन्न रह जाता है। नील, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हीरा की बात सुन नील सम्मोहित सा उसकी ओर बढ़ने लगता है। हीरा 2 कदम पीछे हट जाती है। नील, पहले तुम उस धागे को खोल दो जो तुम्हारी कलाई पर बंधा है। नील उसकी बात सुनकर अपनी कलाई पर बंधे धागे को देखता है और सोचता है कि उसने पहले क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया। नील धागा खोलने लगता है तो उसकी माँ भागकर उसके पास पहुंच जाती है और उसे ऐसा करने के लिए मना करने लगती है। बेटा, इसे मत खोल, वो चुड़ैल है और तुझे मारना चाहती है। अपनी माँ की बात सुन नील उन्हें हैरानी से देखता है और शायद फिर उसे याद आता है कि उसकी पत्नी तो मर चुकी है। नील फिर से हीरा की आवाज सुन वो सम्मोहन में चला जाता है। नील, मुझे तुम्हारे पास आना है, लेकिन जब तक तुम्हारी कलाई पर यह धागा है मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। इसे खोल दो नील। इससे पहले कि नील धागा खोले, विमला पुनः उसे सम्मोहन से बाहर निकाल लेती है और नील हीरा से दूर हटने लगता है। हीरा का क्रोध बढ़ते जा रहा था और फिर वो अपनी आखिरी चाल चलती है। वातावरण बच्चे की रोने की आवाज से गूंज उठता है और नील व उसकी माँ इधर उधर देखने लगते हैं। नील, देखो हमारी बच्ची कितनी प्यारी है। हीरा ने गोद में एक बच्चा उठा रखा था। मेरी बेटी? नील की आंखों से आंसू छलक उठते हैं और इस बार तो विमला भी सम्मोहित सी खड़ी रहती है। हाँ नील, ये हमारी बेटी है, क्या तुम अपनी बेटी को गोद में नहीं उठाना चाहते? नील उसकी बात सुन हाँ में गर्दन हिलाने लगता है। तो वो धागा उतार दो, उस धागे से हमारी बेटी को तकलीफ होती है। इससे पहले कि विमला कुछ कर पाती, नील वो धागा खोल देता है और हीरा की ओर बढ़ जाता है। विमला नील के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन एक तेज तूफान उसे पीछे ढकेल देता है। जब तूफान शांत होता है तो वो देखती है कि नील जमीन पर गिरा पड़ा था। वो जल्दी से उसकी ओर बढ़ती है और उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो गई थी। हीरा अपने नील को लेकर चली गई थी। विमला दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। उसने पिछले 1 महीने में अपनी बहू, पोती व बेटे तीनों को खो दिया था। उसके पास रोने के अलावा अब कुछ नहीं बचा था। आखिर गलती उसकी ही थी। अगर वो उस दिन जिद ना करती तो उसका परिवार खुशहाल होता। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।